नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CBT 2 एग्ज़ाम जो आज आपकी 14 जून 2022 को लेवल 3 का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पारी में। तो इस शिफ्ट में जो 50 जीके के सवाल पूछे गए थे उनमें से आज सबसे अधिक 49 सवाल मिल चुके हैं। आज थोड़े जीके के सवाल लैंग्वेज को घुमा के पूछा गया है, इसलिए वीडियो आने में डिले हो गया है, एग्जैक्ट सवाल मिलने में टाइम लगा। और ये सभी सवाल 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इसकी PDF फाइल जैसे कि 14 जून के प्रथम और द्वितीय पारी दोनों की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं सवाल को वेरीफाई करने में सहायता की और सारे सवाल यहाँ टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप रेलवे NTPC जो अभी CBT 2 एग्ज़ाम चल रहा है इसकी आपके एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने में परेशानी हो रही है, यानी सवाल एग्जाम में मिस हो रहे हैं। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं पहले से ही यहाँ पर तैयारी करके रखिएगा और स्टूडेंट से आगे रहने के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर यदि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसमें रेलवे के अलावा SSC, बैंकिंग, डिफेंस, जितनी भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित हैं। अभी NTPC CBT 2 स्पेशल है, ग्रुप डी स्पेशल है। मॉक टेस्ट के लेवल को अप किया गया है जहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा एग्जाम में भी आपके उतने ही मार्क्स आने वाले हैं। तो पहले ही प्रैक्टिस करके रहेगा जो सेम डैशबोर्ड से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने तो पहला सवाल, किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2021 विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। ये तो दे दिया है कि इन्हें तो दिया गया है, लेकिन किस हेतु दिया गया है वो पूछ लिया है। तो घरेलू कचरे को रिसाइकल करके अपने गृह शहर को प्रदूषण से निपटने के लिए इनका सहयोग रहा है। तो दिल्ली के ये दो किशोर हैं, नाम है विहान और नव अग्रवाल। हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम्स में इनका नाम पूछ लें कि किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2021 किसे मिला, तो विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन किड्स राइट के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट है, रिपीट हुआ है, इजी सवाल है, CBT फर्स्ट में भी आ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? शुरुआत हुई है इसकी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 8 अगस्त 1942 को। यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया है। अब भारत छोड़ो की बात आई है तो भारत छोड़ो को नारा है महात्मा गांधी जी ने आम लोगों के बीच में पहुंचाए तो है, लेकिन ये लिखा किसने नारा? तो ये नारा मेहर अली ने लिखा था। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान होती है? एक तो सबसे अधिक ऊर्जा है पर ग्राम प्राप्त होती है और एक सबसे तेज ऊर्जा प्राप्त होती है, दोनों ही अलग अलग है। कौन से पोषक तत्वों से सबसे अधिक है? सबसे अधिक फैट से होती है। कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी यहाँ पर ऊर्जा है वो फैट से मिल जाती है, वसा से मिल जाती है। सबसे तेज कार्बोहाइड्रेट जरूर है लेकिन सबसे अधिक आपकी फैट हो जाएगा, वसा है। मोर देन 2 टाइम्स एनर्जी पर ग्राम यहाँ पर मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। बेगम हजरत महल है, ये बेगम हजरत महल कहाँ से शासन किया है? वैसे इनका पति का जो शासन रहा है बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी है, दूसरी पत्नी थी, इनका अवध में शासन रहा है। और बेगम हजरत महल का नाम आता है 1857 की क्रांति में उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ, आगरा और अवध से। स्पेशल लखनऊ से काफ़ी बार सवाल आ जाता है। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? बेगम हजरत महल ने। जिस प्रकार कानपुर से नाना साहेब ने, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने, बैरकपुर से मंगल पांडे ने, पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया है। जगदीशपुर बिहार से बाबू कुंवर सिंह ने किया है। मेरठ से कदम सिंह ने किया है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर 2022 में जो इंडिया ओपन है, जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ है जनवरी 2022 में इंडिया ओपन का, इसमें लक्ष्य सेन ने किसको हराकर मेन सिंगल्स का खिताब जीता है? तो मेन सिंगल्स लक्ष्य सेन ने लो कैन यू को हराया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ है? KD जादव इंडोर हॉल नई दिल्ली में हुआ है जनवरी 2022 में। अभी के तो मेन सिंगल्स का हो गया। विमेन सिंगल का जो खिताब है वो बूसानन ओंग बाम रुंगफान ने जीता है। ये है आपकी बैडमिंटन का जो इंडिया ओपन है। लेकिन बात करूं 2021 का बैडमिंटन का जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें मेन सिंगल्स में इंडिया से जो सिल्वर मेडल जीता था श्रीकांत किदाम्बी ने और ब्रॉन्ज जीता है लक्ष्य सेन ने। ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में है? संघ की कार्यपालिका शक्ति है आर्टिकल 53 में। कहाँ पर? आर्टिकल 3 यहाँ पर पूछ लिए हैं, 3 अनुच्छेद से सवाल आए हैं। एक सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अगला सवाल यहाँ पर क्या काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस नीति निर्देशक तत्वों से हैं या फिर आपके मौलिक अधिकार से हैं? तो ये है क्या आपको पूछा, तो वो डीपीएसपी में आ जाता है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। स्पेशल इस वाले की बात करें जो प्रसूति सहायता का उपबंध है आर्टिकल 42 में वर्णित है। डीपीएसपी जो 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल के उपबंध है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत। जो हमारे रक्त में लिक्विड पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा रक्त में टोटल रक्त का 55% क्या होता है? उसमें प्लाज्मा होती है। 55% प्लाज्मा और 45% जो ब्लड सेल्स हैं। प्लाज्मा में भी क्या होता है? प्लाज्मा अधिकतम पानी से है और 8 से 9% उसमें सॉलिड्स होता है। अगला सवाल यहाँ पर 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट पूछी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड है, इसके अकॉर्डिंग अब तक 4 राउंड हो चुके थे, 5वां राउंड हुआ 2019 से 21 तक है। इसके अकॉर्डिंग आपको बाल लिंगानुपात का पूछा है। वैसे बाल लिंगानुपात 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अलग डाटा है और जो NFHS 5th राउंड के अकॉर्डिंग अलग डाटा है। तो बाल लिंगानुपात इस वाले सर्वे के अकॉर्डिंग आ रहा है सबसे अधिक है वो त्रिपुरा का है, 1028 सबसे अधिक है त्रिपुरा राज्य का, उसके बाद मेघालय का। और NFSH सर्वे के अकॉर्डिंग भारत का बाल लिंगानुपात कितना आया है? 929 आया है। सर्वाधिक किसका आया है? लद्दाख का आया है। यूटी और स्टेट के केस में लद्दाख का सबसे अधिक 1125 हो जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों NFHS सर्वे 5वें राउंड। लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 972 है। तो ये अलग है, आपको अलग पूछा है। तो अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद मिजोरम का है। सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का है 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। और इसके बाद बात करूँ सर्वाधिक लिंगानुपात बाल की नहीं वैसे ही सर्वाधिक है केरल का 1084, उसके बाद तमिलनाडु, और 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात 943। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ घुमा के पूछे गए हैं, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं था। शिशु मृत्यु दर कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों पर गणना होती है? कितने वर्ष से कम उम्र? अब देखिए शिशु मृत्यु दर क्या होती है, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु है। 1000 जीवित जो जन्म होता है शिशुओं में, वो भी 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या। 1 वर्ष से पहले यदि मृत्यु हो जाती है उस केस में उनकी गणना हो जाएगी मृत्यु दर में, तो 1 वर्ष से कम हो जाएगा। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। तो वो भारत सबसे पहले आए कहाँ पर? तो वो आए थे कालीकट, कप्पड़ जगह है कालीकट है जो केरला में है। ये 20 मई 1498 को आए थे। बजट सरप्लस क्या है? बजट अधिशेष क्या है? सरप्लस बजट एक ऐसा बजट जिसमें सरकारी प्राप्तियां सरकारी व्यय से अधिक हो जाती है। जब प्राप्तियां ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा अधिशेष रह जाएगा, सरप्लस रह जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर नागानंद किसकी रचना है? इससे पहले आपकी रत्नावली का आया था। रत्नावली में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं प्रमुख रूप से नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के बारे में बताया था। ये सारे ही बताए थे जहाँ से बार बार एग्जाम में घुमा के सवाल आ रहे हैं। सीबीटी फर्स्ट में भी आ चुका है। तो सीबीटी फर्स्ट के यदि आप 5350 के आसपास सवाल हैं वो PDF फाइल एक्स्ट्रा फैक्ट से डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, किस प्रकार डाउनलोड करना है वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाएगा। अन्य रचनाएं जैसे बाणभट्ट की है कादम्बरी, हर्षचरित है। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। महाभाष्य पतंजलि की। कालिदास की सभी रचनाएं सभी को पता होगा। और गीत गोविंद है जयदेव की। मुद्रा राक्षक है ये विशाख दत्त की। अष्टाध्यायी पाणिनि की। विक्रमांक चरित बेलहन की। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई की। नेक्स्ट यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहेंगे आप। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और इससे वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध हो गए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। बोध गया में बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी जो नेपाल में जगह, वहाँ पर 563 ईसा पूर्व। और इनका जो निधन है वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अन्य नाम है इसका सिद्धार्थ गौतम
और बुद्ध शाक्यमुनि। पिता है सुयोधन, माता है माया देवी, बौद्ध धर्म की प्रवर्तक हैं। अब आपको भगवान महावीर का भी पता होना चाहिए, इनका जन्म स्थल क्या रहा है जैन धर्म से। तो वैशाली की राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में जन्म हुआ है। मोक्ष स्थान पावापुरी नालंदा बिहार में है। जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर हैं। अन्य नाम है वर्धमान है, वीर अतिवीर हैं। गुरु नानक जी का जन्म है वो भी पता होना चाहिए। राय भोई की तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में जन्म है। और इनका जो मृत्यु है, डेथ है, वो करतारपुर पाकिस्तान में 22 सितंबर 1539 को ही है। सिखों के ये प्रथम गुरु हैं गुरु नानक जी। अगला सवाल यहाँ पर 268 से 232 बीसी के मध्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक शिलालेख लिखवाए हैं। अब देखिए ये जो शासनकाल है ना, मौर्य शासक अशोक का ही रहा है, तो अशोक करेक्ट हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। मौर्य साम्राज्य का ये पूरा काल देखिएगा किनका कब तक रहा, 322 से 298 सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ये सभी मौर्य वंश के ही शासक हैं। 2020 में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? शुगर कैन गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। त्याग, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री हैं। तो किसे कहा जाता है या फिर किसे नहीं, इनमें से एक, तो वो करेक्ट था। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं। कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है पुरंदरदास को। 2001 से 11 में कौन सी भाषा में बोलने वालों की संख्या में कमी आई है? तो भाषा का डाटा 2018 में आया था, 2011 वाला सेंसस का। 2001 से 11 में कौन सी भाषा में यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, कमी आई है? तो यहाँ आप देखेंगे जो भाषा है असमीज और बोर्डो है, ये भाषा 2001 से 11 के मध्य हैं, इसमें कमी देखने को मिली है। अब बात जब भाषा की आई है तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। कितने फीसदी? 43.63% मातृभाषा के रूप में बोलते हैं हिंदी को। पहले 2001 में 41.03 था। अब ये क्रम भी एग्जाम में आ जाता है। सबसे अधिक हिंदी के बाद बंगाली काफ़ी बार पूछे गए, उसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, 7वें नंबर पर उर्दू है। संस्कृत है वो 8वीं अनुसूची में। सबसे कम 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है ना, उनमें सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है वो संस्कृत है। और गैर अनुसूचित भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, गैर अनुसूचित भाषा, उसमें भीली है वो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भीली 1.04 करोड़ लोगों के द्वारा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट में मातृभाषाओं की कुल संख्या निकल के आई थी 19,569। अगला सवाल देखते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे दिया गया है? स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में। कौन सी रिपोर्ट है? SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मीराबाई चानू। जो रिपोर्ट SJFI हो गई या फिर आपकी BBC की हो गई, दोनों में ही मीराबाई चानू ने BBC स्पोर्ट इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। और ये जर्नलिस्ट वाली में भी नाम मीराबाई चानू का है। अब जो SJFI है जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रहता है वो SJFI मेडल का रहता है। 2021 में ये मेडल मिला है सुनील मनोहर गावस्कर जो क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं। और SJFI स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर, ये मीराबाई चानू वुमन है। मैन ऑफ द ईयर 2021 का नीरज चोपड़ा को दिया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और SJFI टीम ऑफ द ईयर है इंडियंस मेंस हॉकी टीम। और जो पैरा एथलीट पुरुष प्रमोद भगत हैं, सुमित अंतिल है, महिला में अवनी लेखरा है। और बात करूं BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से MR राधुकानु को दिया गया है। और BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है मीराबाई चानू। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर। संसद किससे मिलकर बनी है? संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। व्हाट रिवर बेसिन्स हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस रिवर बेसिन में है विश्व की? तो गंगा नदी हो जाएगा। 400 मिलियन लोगों के साथ गंगा नदी बेसिन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली नदी बेसिन है। वैसे नदी बेसिन की बात आई है तो विश्व में किस नदी का बहाव बेसिन सबसे बड़ा है? तो वो अमेजन का है। गंगा बेसिन भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सेकंड गोदावरी है भारत में। अमेजन की बात है तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के भूमध्य क्षेत्र से होकर बहती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? गुड़ी पड़वा पर्व है, ये मैं न्यू कैलेंडर का बहुत बार बताया है, अभी की आपकी बता चुका हूँ मैं लेवल
5 का या 2 का एग्जाम था। उगादि कहा जाता है नव वर्ष, जो गुड़ी पड़वा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादि कहा जाता है दक्षिण भारत में। और पुथुंडू है, ये तमिल नव वर्ष कहा जाता है पुथुंडू। और जो पोहेला बैशाख है, ये बंगाली कैलेंडर है नव वर्ष का। और जो कोंकणी हिंदूज है, मराठी हैं, उनका नव वर्ष है वो गुड़ी पड़वा हो जाएगा, जिसे दक्षिण भारत में उगादि कहते हैं। केरल का नव वर्ष है विशु। नेक्स्ट सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, ओडिशा में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो अपने प्रसिद्ध तैरते द्वीपों के लिए, जिसमें फुमदी द्वीप है, तैरता हुआ द्वीप, तो फुमदी द्वीप कौन सी झील पर तैरता है? लोकटक झील, मणिपुर में। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है यूराल। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी उत्कृष्ट गैस हैं? तो उत्कृष्ट गैस में ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सभी इन विकल्प ऑप्शन में आपके हीलियम था। सरला दास किस साहित्य से संबंधित हैं? जिनकी कोई वर्षगांठ थी, उनको एक अवार्ड से जुड़ा हुआ है। सरला दास है ओडिया साहित्य से संबंधित हैं। सरला दास ओडिया के महान कवि थे है ना, जिन्होंने ओडिया में महाभारत तथा यहाँ पर रामायण है, जो बेलड़का रामायण है, तो बिलंका रामायण और ओडिया में महाभारत की रचना है वो सारला दास के द्वारा ही की गई है। किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर परम परवेगा है? तो इस परम परवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? करंट अफेयर्स का लेटेस्ट सवाल। परम परवेगा किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, जिसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। अब भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि एल का जो क्षमता है वो 5.2 पेटाफ्लॉप्स है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी? दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार है, बिल्कुल सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, वो दुबई में बनी है। तो UAE में दुबई है, वहाँ पर अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल फख्तूम ने दावा किया है कि दुबई की सरकार पूरी तरह से डिजिटल हो गई। कितना बड़ा नाम इनका। MS वर्ड में पैराग्राफ वाले मेनू में कौन सा फंक्शन नहीं होता है? अब MS वर्ड आप देखेंगे तो ऊपर आपको फॉन्ट दिखता है, फॉन्ट के आगे आपको पैराग्राफ दिखता है। पैराग्राफ में अलग अलग आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन रहता है। पूरे पैराग्राफ में जो लाइन्स है वो लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है, स्पेस कितना देना है, इंडेंट आप देना चाहते हो लाइन में, जो यहाँ पर अलग अलग बुलेट्स हैं वो भी आप दे सकते हो। ये सारे विकल्प रहते हैं अलाइनमेंट, इंडेंट के, लाइन स्पेसिंग पे, लाइन ब्रेक्स, पैराग्राफ ब्रेक्स हैं, पैराग्राफ मेनू में रहते हैं। कौन सा नहीं है वो विकल्प पर आधारित क्या ऑप्शन थे आप बताना। प्लेट विवर्तनिकी के जनक कौन है? अल्फ्रेड वेगनर हैं प्लेट विवर्तनिकी के फादर। नेक्स्ट यहाँ पर गोल गुंबद कहाँ पर है? गोल गुंबद है बीजापुर, जो कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो डेक्कन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित है। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और इन सभी में जो मतदाताओं की पहचान है, तो मतदाताओं के बारे में जो भी निरीक्षण है वो शक्ति किसके पास है, ये विकल्प है। तो आई थिंक यहाँ पर चुनाव आयोग होना चाहिए। सबसे अधिक कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अधिक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो क्रूड ऑयल का है वो USA है। अब प्रोड्यूस करना अलग बात है, उनको बेचना फिर निर्यात करना अलग बात है। अब निर्यातक के केस में जो सबसे बड़ा निर्यातक है, ऑयल एक्सपोर्टर है, वो सऊदी अरब में, और सबसे ज़्यादा होता USA में, सेकंड सऊदी अरब में होता है, लेकिन निर्यात सऊदी अरब ज़्यादा करता है। लेकिन भारत जो तेल लेता है, आयात करता है, वो कहाँ से करता है? तो इराक से करता है। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन फाइल्स? अब एक साथ विंडो 10 में काफ़ी फाइल आपके ओपन कर रखी हैं, उन फाइल में जैसे फिलहाल इस फोल्डर में हो तो नेक्स्ट फोल्डर में स्विच करना है तो अल्ट के साथ आप टैब प्रेस करेंगे। ओजोन क्षरण के परिणाम से संबंधित गलत कथन, ये ऑप्शन थे। स्किन कैंसर होता है, ओजोन क्षरण होता है, पेड़ की वृद्धि में भी कमी होती है जब ओजोन होती है, और जीवों के लिए हानिकारक है, ह्यूमन ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, ये थोड़ा गलत हो सकता है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से ओपेक का सदस्य नहीं है, जो तेल वाला संगठन है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक के टोटल 13 सदस्य देश है। जनवरी 2020 में एक्वाडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ी थी, जिसमें सदस्य देश में सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन के ये 13 सदस्य हैं, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल है, राजकोषीय घाटे को, अब ये सेम सवाल इस प्रकार था, राजकोषीय घाटे को कर और व्यय कम करके आप राजकोषीय घाटे को कम कैसे कर सकते हो? उस केस में आपको क्या होगा? कर को बढ़ाना पड़ेगा, कर को बढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा,
और वे हैं, आप खर्चा है वो घटाएंगे एक्सपेंडिचर, उस केस में आपके पास क्या है, राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। राजकोषीय घाटे का मतलब है सरकार की कुल आय से व्यय ज़्यादा हो रहा है, व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा, आय और व्यय में अंतर है, इसको कम करना है। या फिर राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी, आप कलेक्शन कम कर रहे हो और व्यय ज़्यादा कर रहे हो, इस कारण बढ़ रहा है। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2021 में। वो किस नृत्य से संबंधित है? सत्यराम रियांग ये होजगिरी नृत्य से संबंधित है। भारतीय सेना ने सैन्य मुख्यालय युद्ध इंदौर मध्य प्रदेश में जो सैन्य मुख्यालय युद्ध महू इंदौर मध्य प्रदेश में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किसके सहयोग से क्वांटम लैब की स्थापना की है? तो भारतीय सेना ने क्वांटम लैब की स्थापना जो इंदौर में की है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यानी NSCS के सहयोग से की है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने जून 2021 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक योजना की शुरुआत की है? तो यॉन टैब की शुरुआत की है लद्दाख में, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसमें 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट है PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो जुलाई 2019 से जून 2020 में हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ST जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? ST जनसंख्या नहीं पूछी, साक्षरता दर कितनी है? ST जनसंख्या में 70% साक्षर है। ये रिपोर्ट है दोस्तों PLFS 2019-20 की। वैसे 2011 का सेंसस कहता है कि जो ST जनसंख्या है इसकी साक्षरता दर है 59%। पहले 2001 में 47.1 थी, वो बढ़कर हुई 59 और इस रिपोर्ट में हो गई 70%। और बाकी ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73% है। नेक्स्ट वाला देखते हैं 2021 वित्त वर्ष में भारत में सबसे अधिक आयातित कॉमोडिटी क्या है? भारत सबसे अधिक जो आयात किया 2021 में वो कच्चा पेट्रोलियम किया है, सबसे अधिक 21%। औद्योगिक नीति 1973 से सवाल पूछा गया है। सवाल थोड़ा स्पष्ट नहीं मिला है, लेकिन कहीं न कहीं निजी क्षेत्र को बिजनेस शुरू करने के लिए जो न्यूनतम निवेश से संबंधित ये सवाल था। कमेंट करना क्या इसका आंसर होगा। औद्योगिक नीति अलग अलग है, 91 की है, 77 की है, 73 की है। अब जो 77 की नीति में क्या है उसमें भी अलग अलग, जैसे जिसमें प्लांट तथा मशीनों में निवेश आप करना चाहते हो लघु उद्योग में, तो 10 लाख रुपये से कम का था, वो आ जाएगा लघु उद्योगों में। सहायक औद्योगिक इकाइयों हेतु निवेश की अधिकतम सीमा थी 15 लाख और अति लघु उद्योगों इकाइयों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा 1 लाख थी। ये 1977 की औद्योगिक नीति, आपको 73 का पूछा है। बाकी MSME वाला इसमें भी अलग अलग निवेश सीमा रहती है, जहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। 3 अलग यूनिट है, माइक्रो लघु माध्यम है। माइक्रो में 2 जोन है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है। तो विनिर्माण में माइक्रो में अधिकतम 25 लाख निवेश कर सकते हो, सेवा में अधिकतम 10 लाख, लघु में 25 से 5 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़ आप निवेश कर सकते हो। मध्य में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक निवेश कर सकते हो विनिर्माण में, और सेवा में इससे भी कम 2 से 5 करोड़ मध्यम में, लघु में 10 लाख से 2 करोड़। अगला सवाल है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2020 का ग्लोबल बर्थ रेट कितना % है? ये 2 सवाल स्पष्ट नहीं मिले हैं। एक कृषि से संबंधित कोई योजना थी 1982 की, और बाकी एक सवाल और रह गया, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इस प्रकार आज आपकी 14 जून 2022 में NTPC की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए लेवल 3 के ये जीके के सवाल आपने देखे। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 5320 क्वेश्चंस की जो CBT फर्स्ट की PDF फाइल के लिए डेमो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। और यदि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो TTG के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।